वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। Celiac disease, also called gluten sensitive entropy, affect which part of gastric intestine system? आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। उदरी रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। Celiac disease, also called gluten sensitive entropy, affect which part of gastric intestine system? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। उदरी रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत प्रणाली के छोटी आंत के हिस्से को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स यह रोग पाचन विकार है। ठीक है, यह रोग है जो फ्रेंड्स पाचन से संबंधित एक विकार है जो ग्लूटेन प्रोटीन नामक प्रोटीन है। ठीक है, जो कि ग्लूटेन प्रोटीन है जो गेहूं जौ आदि में पाया जाता है। फ्रेंड्स एक असामान्य प्रतिक्रिया के कारण होता है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें इसे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए खाली स्थान है फ्रेंड्स यहाँ पे। इज इन्वेजिनेशन आर टेलीस्कोपिक a portion of the intestine into an adjacent more distal section of the intestine which creates a mechanical obstructions। आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लिए गए हैं। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को और पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बाइलिंगुअल करने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, बट क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश भाषा में फ्रेंड्स कन्वर्ट करने की वजह से ऐसा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा छोटे बड़े से मतलब नहीं होता। अगर एएनएम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल हम वही पढ़ा रहे हैं। जो पूछे गए क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इंटरसेप्शन। ठीक है, स्वानुशीलन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या फिर टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट का निर्माण होता है। यांत्रिक रुकावट निर्माण होता है, उसे फ्रेंड्स स्वानुशीलन कहा जाता है, अर्थात इंटरसेप्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को फ्रेंड्स और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी फ्रेंड्स रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई कई बार। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। बताएं फ्रेंड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। The organ of digestive system most commonly involved in cystic fibrosis is। cystic fibrosis में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्न्याशय। एक्सप्लेन को देख लें। सिस्टिक फाइब्रोसिस माता पिता से बच्चों में आने वाला रोग है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये माता पिता से बच्चों में होने वाला एक रोग है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, फेफड़े, पाचन तंत्र, अग्न्याशय को हानि पहुंचती है। जो ऊतक, बलगम, पसीना या पाचन रस बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऊतक क्या होते हैं फ्रेंड्स, टिश्यूज जो है वो बलगम हो गया, पसीना और पाचक रस बनाते हैं फ्रेंड्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस होने से इन्हें नुकसान पहुंचता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस होने से इन्हें नुकसान पहुंचता है। ये तरल पदार्थ सामान्य रूप से पतले और चिकने होते हैं। जिन लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनमें असामान्य जीन के कारण तरल पदार्थ गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पदार्थ जो हैं, ये तरल पदार्थ सामान्य रूप से कैसे होते हैं, पतले और चिकने होते हैं, ठीक है। और जिन लोगों में फ्रेंड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, ये रोग हो जाता है, उनमें क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स तरल पदार्थ हैं ये एबनॉर्मल हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एबनॉर्मल जीन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि गाढ़े और चिपचिपे हो जाते हैं। लुब्रिकेंट का काम करने के बजाय ये तरल पदार्थ अंगों की जो नलिकाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स जाम कर देते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट की बजाय ये जो है तरल पदार्थ क्या करते हैं, अंगों की नलिकाओं को जाम कर देते हैं, और खास तौर पर फ्रेंड्स फेफड़े और अग्न्याशय की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो फ्रेंड्स आप हमें हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7985473042, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है वो 1000 रुपये फ्रेंड्स पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए, ठीक है। एएनएम के पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी जो फीस है वो 1000 रुपये रखी गई है। तो फ्रेंड्स और अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स केवल पीडीएफ लेना चाहता है, ठीक है, तो पीडीएफ आपको 199 में दी जा रही है। 199 रुपये में आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड। एक गैर कार्बोहाइड्रेट सोर्स से या स्रोत से ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। एक गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत से ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स हम कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एक चयापचय क्रिया होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ गैर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बन, सबस्ट्रेट जैसे वसा आदि से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। यह एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो पौधों, जानवरों, कवक, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों में मौजूद होती है। कशेरुकियों में ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्य रूप से यकृत और कुछ हद तक गुर्दे के प्रत्यास्थता में होती है फ्रेंड्स। यह दो प्राथमिक तंत्रों में से एक है। दूसरा है ग्लाइकोजन का क्षरण होना, जिसका उपयोग मनुष्य और कई अन्य जानवरों द्वारा रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। वसा के ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। वसा के ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पल्पिटेशन, सॉरी यहाँ पे पल्पेशन ऑफ एन ओलिव शेप्ड मास इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम इज एन इंडिकेशन ऑफ। एपिगैस्ट्रियम के ऊपरी भाग में एक जैतून के आकार के द्रव्यमान पल्पेशन का संकेत है। बताएं फ्रेंड्स क्या संकेत है, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। पल्पेशन ऑफ एन ओलिव शेप्ड मास इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम इज एन इंडिकेशन ऑफ। एपिगैस्ट्रियम के ऊपरी भाग में एक जैतून के आकार के द्रव्यमान पल्पेशन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को थोड़ा सा देखते हैं कि एपिगैस्ट्रियम में एक जैतून के आकार का द्रव्यमान ओली शेप्ड मास का पल्पेशन हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का संकेत होता है। यह एक ऐसी अवस्था है फ्रेंड्स जिसमें पेट और आंत के बीच जगह चौड़ी हो जाती है। पेट और आंत के बीच में क्या होती है, जगह जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। जठर निर्गम एक प्रकार का रोग है फ्रेंड्स ये, जिसके कारण तेज उल्टी, निर्जलीकरण और वजन का घटना पाइलोरिक स्टेनोसिस अक्सर 6 महीनों में छोटे बच्चों में होता है। 6 महीने से छोटे बच्चों में फ्रेंड्स ये होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। इस स्थिति में पाइलोरिक मांसपेशियां भोजन को छोटी आंत में प्रवेश करने से रोक देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहता है तो आप हमें फ्रेंड्स इस नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी जो आपको पीडीएफ दी जा रही है फ्रेंड्स 199 रुपये में आपको पीडीएफ दी जा रही है, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स ये सारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में दी जाएंगी। तो कोई भी कैंडिडेट अगर लेना चाहता है तो फ्रेंड्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इसी नंबर पर। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट हेल्प दी हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट हेल्प दी हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, संकुचन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, कॉन्स्ट्रक्शन अर्थात संकुचन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हृदय है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है। हृदय आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है फ्रेंड्स, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है या पहुंचाता है। जब हृदय संकुचित होता है अर्थात सिस्टोलिक, ठीक है, अवस्था में होता है, जब हृदय सिस्टोलिक अवस्था में होता है, संकुचित होता है, तो रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों अर्थात आर्टरी के माध्यम से प्रभावित होता है। आप फ्रेंड्स समझ रहे होंगे कि जब ये सिस्टोलिक होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्रेंड्स सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो अवस्थाएं होती हैं। जब सिस्टोलिक होता है मतलब सिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचित, ठीक है, मतलब जब ब्लड संकुचित होता है आपके हृदय में, ठीक है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों के माध्यम से फ्रेंड्स आर्टरी के माध्यम से प्रवाहित करता है। पूरे शरीर में आपके ब्लड प्रवाहित हो जाता है। लेकिन जब हृदय प्राकुंचन अवस्था में होता है फ्रेंड, डायस्टोलिक अवस्था में होता है, तब क्या होता है कि जो रक्त है फ्रेंड्स ये वाहिकाओं अर्थात वेन्स में या वेन्स के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप आपने देखा होगा जो बीपी है आपके ब्लड प्रेशर होता है उसमें फ्रेंड्स दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 100 कितना 80 ऊपर वाला कितना होना चाहिए फ्रेंड्स 120/80 mm/Hg होता है ना। आपने देखा होगा ना, जब भी आप ब्लड प्रेशर नापते हैं बीपी वगैरह नापते हैं तो आपने देखा होगा कि
कितना बीपी कितना होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बीपी है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120 से 80 एमएम ऑफ एचजी होना चाहिए, एमएम ऑफ एचजी, ठीक है। इतना बीपी आपका ये नॉर्मल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो ऊपर का मैंने अभी बताया ये 120, ये फ्रेंड्स क्या है, सिस्टोलिक है, ठीक है। मतलब क्या है ये, सिस्टोलिक, मतलब कि संकुचित। जब ब्लड हृदय से आपकी फ्रेंड्स आर्टरी जो होती है धमनियों में ब्लड प्रवाहित किया जाता है, ब्लड पहुंच जाता है फ्रेंड्स, तब क्या होता है, हार्ट जो होता है वो संकुचित हो जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स डायस्टोलिक अवस्था में होता है तो जो फ्रेंड्स ये ब्लड है, ठीक है, तो ये आपकी वेन्स के माध्यम से हृदय में वापस आ जाता है, ठीक है, हृदय में फिर से प्रवेश कर जाता है। तो फ्रेंड्स इसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं और इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक का मतलब होता है संकुचन, ठीक है, मतलब कि हृदय की जो अवस्था है फ्रेंड्स, हृदय का सिकुड़ना, ठीक है, जो आपका हृदय फ्रेंड्स सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो सिकुड़ने का मतलब है कि इससे ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित हो चुका है, ठीक है। आपकी आर्टरी है, आर्टरी में आर्टरियों में प्रवाहित हो गया है, और जैसे ही डायस्टोलिक होता है तो जो ब्लड है फिर से हृदय में वापस आ जाता है फ्रेंड्स, आपकी वेन के माध्यम से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनीज, किडनी इज, ठीक है। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनीज इज। एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ब्लड, ठीक है। क्या है, ब्लड है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि जो रक्त है वो एक तरल ऊतक है, ठीक है। क्या है ये, तरल ऊतक है फ्रेंड्स, जो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर मिलकर बना होता है, दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, एवं प्लेटलेट भी इसमें मौजूद होती है फ्रेंड्स। रुधिर, प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, रुधिर प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एवं प्लेटलेट्स तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है। जो वृक्क होते हैं फ्रेंड्स, ये उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, मेन अंग होते हैं, जिसमें दाई एवं बार्थी रीनल सिराएं, ठीक है, बार्थी रीनल सिराएं अशुद्ध रक्त को, यहाँ पे बार्थी नहीं फ्रेंड्स, बाई है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बार्थी निकल गया। देखिए फ्रेंड्स ये बाएं रीनल सिरा है, ठीक है, ये बार्थी नहीं है, ठीक है। बाएं रीनल सिरा होती है, बाएं बाएं रीनल सिरा अशुद्ध रक्त को इन्फीरियर वेना कोवा तक पहुंचाने का काम करती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वेयर डू टी सेल मैच्योर, बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच्योर है, ठीक है। वेयर डू टी सेल मैच्योर, टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं। जो टी कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ पर परिपक्व होती हैं, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, रिपीटेड है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वेयर डू टी सेल मैच्योर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इन थाइमस, ठीक है, इन थाइमस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, इन थाइमस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। टी कोशिका एक प्रमुख लसिकाणु है। यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। कैसी है, यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद थाइमस ग्रंथि में चली जाती है, जो ग्लैंड से उसमें चली जाती है, वहीं पर इसका विकास होता है फ्रेंड्स। यह कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। जब कोई रोगाणु जैसे कि विषाणु, जीवाणु इत्यादि शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह एक प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी उस विशेष रोगाणु का मुकाबला करके उसे नष्ट
कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। यह एंटीबॉडी उस विशेष रोगाणु का मुकाबला करके उसे नष्ट कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पादित होती हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जो एंटीबॉडी है ये किसके द्वारा उत्पादित होती हैं फ्रेंड्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पादित होती हैं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ये एंटीबॉडीज उत्पादित होती हैं। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा आपकी जो एंटीबॉडीज हैं ये उत्पादित होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि फ्रेंड्स जो एंटीबॉडीज हैं ये प्लाज्मा सेल द्वारा उत्पादित होती हैं। एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर प्रोटीन है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये ग्लोमेरुलर प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। जो आपकी एंटीबॉडीज हैं इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के आधार पर एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन कौन सी 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। ये आपकी लिखी हुई हैं। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं आपके शरीर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, तो आप हमें इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप अगर PDF लेना चाहते हैं या फिर आप क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। 7985473042, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ऑफर चल रहा है, 1000 रुपये फीस है अभी पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए, ठीक है। अभी कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है फ्रेंड्स, और इसमें PDF और नोट्स आपको, ठीक है, जो PDF नोट्स हैं आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उसी 1000 में, ठीक है, इसी 1000 रुपये में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और डेली वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।